नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है उत्तराखंड में दिन भर क्या कुछ हुआ, उन तमाम खबरों को जानने का। सबसे पहले बात करते हैं रुद्रपुर की, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का खुलासा हुआ है और बड़ी बात यह है कि यह हत्या करने वाले बेटी और दामाद ही निकले। नरेंद्र गंगवार नाम के शख्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बीते 1.5 साल पहले अपने सास ससुर और 2 सालियों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें ससुर हीरालाल, सास हेमावती, साली दुर्गा और पार्वती की हत्या प्रॉपर्टी के चलते की गई थी। साथ ही वारदात को अंजाम देने के बाद ससुर के मकान के अंदर ही 4 लोगों के शव दफन कर दिए गए थे, जिस पर लंबी छानबीन के बाद पुलिस ने अब सभी डेड बॉडीज को निकाल लिया है और आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब घर के अंदर यहां जमीन खोदकर वो 4 शव बाहर निकाले गए, जिन्हें 1.5 साल पहले यहां दफन कर दिया गया था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर नरेंद्र गंगवार ने हत्या की इन वारदातों को अंजाम दिया था। अपनी सास, ससुर और 2 सालियों की हत्या कर 4 के शव यहां जमीन के अंदर दफन कर दिए थे। कि ये पिछले 1-1.5 साल से मिसिंग थी। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे आकर के मुलजिमों की निशानदेही पे यहाँ पे आकर के हमने उस गड्ढे को खुदवाया है, जहाँ पे डेड बॉडी इनके द्वारा बताया गया था कि डिस्पोज किया गया है। वहाँ से उसकी जो अस्थियाँ वगैरह हैं वो रिकवर हो रही हैं। अभी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 1.5 साल बाद वारदात का खुलासा हुआ, कैसे हुआ, किस तरह कड़ियों को जोड़ा गया? देखिए, मामला ये है कि इसी घर में, जो ये ट्रांजिट कैंप का इलाका है, यहाँ पर एक वाइफ अपने 2 बेटियों के साथ रहते थे और इनकी बड़ी बेटी की शादी बरेली में हुई थी और ये बताया जा रहा है कि इनकी जमीन बरेली में पुश्तैनी जमीन भी थी। तो कुछ समय पहले अचानक से ये लोग घर से गायब हो गए और पुलिस में बकायदा बेटी की तरफ से लिखाया गया कि उसके घर से उसकी 2 बहनें और उसकी माँ और उसके पिता घर से गायब हो चुके हैं और पुलिस ने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन 1 साल बाद अचानक से बेटी और बरेली में पुश्तैनी जमीन में कब्जा लेने के लिए पहुंचते हैं और एक डेथ सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचते हैं और जो वहां पर जो जमीन में जो केयरटेकर था और उसको कुछ शक होता है कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से आ गया और वो आकर के जब यहाँ बताता है पुलिस को कि इस तरीके का प्रकरण हुआ है और ये जमीन पर कब्जा लेना चाहते हैं, तो पुलिस को फिर शक होता है कि किस तरीके से, क्योंकि ये व्यक्ति गायब है और गायब होने के बाद इसका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बन गया। और मृत्यु प्रमाण पत्र की जब जांच होती है, जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसकी जांच होती है, तो पता चलता है कि ये डेथ सर्टिफिकेट पूरी तरीके से फर्जी है, जिसके बाद पुलिस का शक गहराता है बेटी और दामाद से और जब सख्ती से पूछताछ होती है, क्योंकि वही कंप्लेनेंट थे, वही एफआईआर उन्होंने दर्ज की थी कि उनके पिता गायब हैं, जब उन्हीं से सख्ती से पूछताछ करती है तब उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपनी जो बिल्कुल, तो एक फर्जीवाड़े ने उनके पूरे झूठ की कलई खोलकर रख दी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करने वाली टीम को डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मतलब उसकी वाइफ ने, यानी बेटी और दामाद ने अपने सास ससुर को मारा और दोनों सालियों को मारा। प्रॉपर्टी के लिए 4 लोगों को मार दिया अप्रैल 2019 में और उनको अपने घर में ही दफना दिया। तो अब जब केस वर्कआउट हुआ है, जब ये प्रॉपर्टी वगैरह के कागज वगैरह बनाने के चक्कर में था, तो अब बॉडीज भी निकाली जा रही हैं और अच्छा काम किया उधम सिंह नगर जनपद की टीम ने। उनको मैं 10,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा करता हूँ। वहीं महेश नेगी मामले में नया मोड़ आ गया है। यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में विधायक ने नार्को टेस्ट की मांग रखी है। सूत्रों का कहना है कि विधायक ने इसके लिए पुलिस को आरोपी महिला और खुद का नार्को टेस्टिंग करवाने के लिए एक चिट्ठी भेजी है। वहीं पुलिस ने भी आरोपी महिला के सामने नार्को टेस्ट का प्रपोजल रखा है, जिसके बाद महिला ने टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया और वो डीएनए टेस्ट करवाने पर अड़ी हुई है। वहीं इससे पहले इस मामले में शुक्रवार को पुलिस ने ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपी महिला और महिला की मां के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। 13 अगस्त को विधायक पत्नी ने महिला के साथ 4 लोगों पर 5 करोड़ रुपए का ब्लैकमेलिंग करने और विधायक पति की इमेज खराब करने का आरोप लगाया था, जिसमें महिला सहित महिला की भाभी, मां और पति को आरोपी बनाया गया था, जिसमें पुलिस ने महिला, भाभी और मां के बयान ले लिए थे। अब बताया जा रहा है कि शनिवार को महिला का पति देहरादून अपने बयान के लिए आ सकता है। वहीं महिला ने विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि महेश नेगी ने उसके पति को भी जान से मारने की बात पहले कही थी।
पुलिस पर भी दबाव लगातार विधायक बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते महिला का मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा। साथ ही आरोपी महिला को महेश नेगी द्वारा कोर्ट से एक नोटिस भी मिला है, जिसमें महिला द्वारा महेश नेगी की इमेज खराब करने की बात कही गई है। मामला हाई प्रोफाइल है, इसकी वजह से पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। मुझे अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट चाहिए और डीएनए टेस्ट मैं करवाऊंगी अपने बच्ची का। और इतना तो उन्हें भी पता होना चाहिए इस चीज़ के लिए, वो 100% श्योर है कि बेटी मेरी ही है, इसीलिए वो डीएनए टेस्ट से पीछे हट रहे हैं। उन्हें पता है बेटी मेरी है। जब उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड के साथ भेजा था तो उस टाइम भी उन्हें मुझे यही बोला था। मैंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया वो भी उनकी सहमति से ही किया। उन्होंने ही मुझे बोला था, प्रेशर डाला था मेरे ऊपर कि तुम जाओ वहाँ पे और अपने हस्बैंड को बोलना कि बेटी तुम्हारी है। और डीएनए टेस्ट कोई नहीं कराएगा। मेरे हस्बैंड बस एक दिन के लिए मेरे पास आए हुए थे 6 सितंबर को, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि डीएनए टेस्ट कोई नहीं करवाता और तुम्हारे हस्बैंड नहीं करवाएंगे, तुम जाना वहाँ पे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने डीएनए टेस्ट करवाया। मैंने कैसे मना करती, जब उन्हें डाउट था बच्चे को लेके, तो करवाया डीएनए टेस्ट। और वो तो हमेशा धमकियाँ देते थे कि मैं उन्हें मार दूंगा, गोली से मार दूंगा। मेरे हस्बैंड को अब भी ये बोलते थे कि नॉमिनी में नाम लिखवा, उसके बाद तू डिवोर्स ले लेना और मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, तो अपना आराम से रहना। जो इसमें जो मूल एप्लीकेशन थी FIR, उसमें जो है 4 लोगों के नाम थे, तो उसमें से 3 नाम जो है हम लोग 3 लोगों के बयान ले चुके हैं, एक अभी शेष है। उसके अतिरिक्त वादी पक्ष के भी बयान लिए हैं। उसके अलावा जो एप्लीकेशन महिला की तरफ से थी उसे भी सम्मिलित कर लिया गया। उसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी पूछताछ और बयान दोनों पक्षों से ले चुके हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य भी जो एप्लीकेशन और पत्रावली आई हुई है उनके बारे में भी बयान लिए जा रहे हैं और विवेचना प्रचलित है। और अब बात करते हैं विवादों में रहने वाले चैंपियन की हूटर लगी गाड़ियों के साथ रैली मामले पर भगत की सफाई पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी को घेरा है। प्रीतम सिंह का कहना है कि चैंपियन ने कोई गलती नहीं की तो फिर उन्हें तलब क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब तो कांग्रेस को नहीं, बीजेपी जनता को दे। चैंपियन का प्रकरण वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। चैंपियन को जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है कारण बताओ नोटिस देते हैं, उसका जवाब देते हैं, उनको 6 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है। लेकिन फिर जो है 13 महीने में उनको जो है बहाल किया जाता है। तो भाई ये तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके कृत्य को जो है प्रदेश के लोग देख रहे हैं। वहीं चैंपियन के खिलाफ देहरादून में ही नहीं दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया और चैंपियन की वापसी को गलत बताया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चैंपियन की बीजेपी में वापसी उत्तराखंड और वहां के समाज के लोगों का अपमान है। ये बताने आए हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो अपमान चैंपियन ने किया है, और वो चैंपियन नहीं, वो नकली चैंपियन है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो उत्तराखंड में विरोध है, दिल्ली में जहाँ भी चैंपियन आएंगे हम उसका घोर घेराव करेंगे और हम उसकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। और हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से कि इसमें क्या सेटिंग हुई है जिसको आप 13 महीने में वापस लाए हो, उसको इतनी जल्दी वापस क्यों लाए, क्या सेटिंग हुई है। नीट जेईई एग्जाम को कैंसिल किया जाए, इस मांग को लेकर कांग्रेस ने आज राज्य भर में प्रोटेस्ट किया। सभी जिला मुख्यालयों के साथ शहरों में भी प्रदर्शन किया गया। देहरादून में सीबीएसई ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना के हालात में एग्जाम नहीं होने चाहिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नहीं चाहते कि एग्जाम हो, लेकिन केंद्र सरकार बात नहीं सुन रही। 23 से 25 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र होना है, इसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं, लेकिन इस बार सदन में बहुत कुछ बदला नजर आएगा। बताया जा रहा है कि सत्र से पहले सभी सदस्यों का रैपिड टेस्ट करवाया जाएगा। वहीं जो उम्रदराज मेंबर्स हैं उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्र की कार्यवाही से जोड़ने का ऑप्शन तलाशा जा रहा है। उत्तराखंड की विधानसभा में कई नेता हैं जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं, जिसमें इंदिरा हृदयेश जो 79 साल की हो चुकी हैं। वहीं हरबंश कपूर, दीवान सिंह बिष्ट, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, गोविंद सिंह कुंजवाल भी शामिल हैं। कि भाई 65 साल के ऊपर के लोग जो माननीय विधायक हैं उनसे आग्रह किया जाए कि वो ऑनलाइन जुड़ें, क्योंकि जैसा आपने कहा कि संक्रमण का ज़्यादा जो सीधा नुकसान यदि हो रहा है तो आज या तो बच्चों को है या बुजुर्गों को, तो हमारे यहाँ हैं 65 साल से उम्र से ऊपर, तो विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण भी बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि सब कुछ नियंत्रण में है।
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि अभी कम्युनिटी संक्रमण है या नहीं ये बात ICMR तय करता है, लेकिन टेस्ट बढ़ रहे हैं, ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार व्यवस्था की और दुरुस्त करे जिससे संक्रमण और ना फैले और टेस्ट बढ़ाते जाएं, जिससे कि टेस्ट बढ़ने के बाद अगर कहीं कोई थोड़ी भी इस प्रकार का जो हमारा ट्रेसिंग और ये सब मजबूत करते हुए और अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच के और इस सारी जो संक्रमित है इसको हम ढूंढ पाएं और जिससे जल्दी से जल्दी इसको हम काबू पाने में सफल हो जाएं। सरकार को मुंह नहीं छुपाना चाहिए, सरकार को तैयारी करनी चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे, ये बीमारी है, ये वैश्विक महामारी है, इसमें हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सरकार को इंतजाम पुख्ता करने चाहिए। वही देहरादून से खबर है जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 दिन का सेल्फ क्वारंटाइन भी पूरा हो चुका है। सीएम त्रिवेंद्र ने अपने घर से ही सरकारी काम को निपटाया है। इस दौरान स्टाफ के पॉजिटिव आने पर सेल्फ क्वारंटीन रहे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी अब कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। चमोली में आज कोरोना संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए, जिनमें से 50 एसएसबी के जवान हैं। ट्रेनिंग सेंटर ग्वालदम में ये 50 जवान पॉजिटिव पाए गए, जबकि 8 लोग पोखरी, जोशीमठ और कर्णप्रयाग के कोविड संक्रमित पाए गए हैं। अब जिले में सुरक्षा बलों के कुल 140 जवान कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। इसलिए बाहर से जो आ रहे हैं हम लोग उनकी 100% टेस्टिंग कर रहे हैं और उसमें ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ रह रही है कि उसमें हम लोगों को कंटेनमेंट में आसानी हो रही है। वो किसी से मिल नहीं रहे हैं और उन सबको अब शिफ्ट भी किया जा रहा है भगाड़ी सेल में। रामनगर के पास कालाढूंगी में आज एक कार बह गई। भारी बारिश के चलते कालाढूंगी में हल्द्वानी रोड पर मैथी नाला उफान पर आ गया और इस दौरान नाला पार करने के दौरान एक कार नाले में बह गई। कार पानी के बहाव में करीब आधा किलोमीटर तक बहती रही। हालांकि कार सवार दोनों ही लोग सुरक्षित बच गए। करण मंडराल और बबीता शर्मा नाम की महिला ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कार बहती रही और इस दौरान लोगों ने कार का वीडियो भी बना लिया। नाले की वजह से करीब 3 घंटे तक सड़क बंद रही। चमोली की पुरसाड़ी में गुरुवार से बंद बद्रीनाथ हाईवे को आज खोल दिया गया। करीब 22 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोला जा सका। रोड खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और गाड़ियों को भी पास किया गया। पुरसाड़ी के पास भारी मलबा आने की वजह से यहां सड़क बंद हो गई थी। अब सड़क किनारे कुछ और घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले हाईवे जब बंद हुआ था, तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली सामने आई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क पर पहाड़ी से मलबा आया था। तस्वीर पुरसाड़ी की है, जहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ और हाईवे बंद हो गया था। हालांकि अब 22 घंटे बाद हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन तस्वीरें ये बेहद डरावनी हैं। रामनगर के पास चुकुम गांव में बरसात में हालात खराब हैं। आजादी के बाद से अब तक चुकुम के ग्रामीणों को एक अदद पुल नसीब नहीं हो पाए, जिसके चलते यहां के ग्रामीण बरसात के दिनों में अपनी जान जोखिम में डालकर कोसी नदी को पार करने को मजबूर हैं। इन दिनों कोसी नदी पार करते समय ग्रामीणों के गले गले तक पानी भरा हुआ है, लेकिन इनके लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जुटाने के लिए इसे पार करना मजबूरी है। गांव वालों के मुताबिक गांव में किसी के बीमार हो जाने पर कुनखेत होते हुए पैदल 8 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है। ऐसे में ग्रामीण यहां ट्रॉली लगाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि बरसात के दिनों में उन्हें कुछ राहत मिल सके। गले से ऊपर पानी में जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कम से कम 8 किलोमीटर जंगली रास्ते से हमको कुनखेत वाले पुल से जाना पड़ता है। उस रास्ते में टाइगर का, हाथी का बड़ा खतरा होता है। सर, ये जब से हमने होश संभाला, यहाँ पे बरसात के दिनों में बाढ़ काफ़ी आ जाती है, जिससे आने जाने में जान जोखिम का खतरा रहता है। और ये हमारे यहाँ के बच्चे जो है नदी क्रॉस करके आते हैं और कभी भी जो है पानी बढ़ने का खतरा रहता है और कभी भी जान जोखिम में डाल के यहाँ से क्रॉस करते हैं। टिहरी से खबर है, यहाँ गदेरे में एक फंसी गाय का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से नैलचामी गदेरा उफान पर आ गया और नेलचामी गदेरे के बीचों बीच गाय फंस गई, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गाय को घंटों की मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गौ माता की जय। उत्तराखंड में कोरोना का असर सबसे ज्यादा टूरिज्म पर पड़ा है, जिसमें जीएमवीएन को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन कभी सुर्खियों में रहे मोदी गुफा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। ये केदारनाथ की वो मोदी गुफा है जहां साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा दिन बिताया था और ध्यान लगाया था। 2020 में उम्मीद थी कि गुफा में टूरिस्ट रुकने आएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से इस सीजन में अब तक कोई नहीं आया।
मोदी गुफा ऑनलाइन हमारे gmvnonline.com पे आप जाके उसको बुक कर सकते हैं, ये उपलब्ध है। तो अभी कोरोना काल में कोई बुकिंग आई थी गुफा को लेकर अभी तक? नहीं, अभी तक कोई बुकिंग इसके लिए नहीं आई। मोदी गुफा में कोई बुकिंग नहीं आ रही, लेकिन पर्यटन मंत्री हालात से बेखबर हैं। पर्यटन मंत्री का कहना है कि गुफा का बड़ा क्रेज है और लंबी वेटिंग लिस्ट है। वहीं कांग्रेस ने भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की जानकारी पर चुटकी ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर रह करके साधना की, इसलिए उसके लिए लंबी वेटिंग लिस्ट भी है, पर निश्चित रूप में बड़ी पॉपुलर है। इस प्रकार से अन्य गुफाएं और जगह जगह बनाई जाएंगी तो ये काफ़ी पॉपुलर होंगी और काफ़ी लोग साधना की तरफ प्रवृत्त होंगे। यही पर्यटन मंत्री जी हैं जो बार बार कहते हैं कि साहब उस गुफा की बुकिंग तो जो है हमारे पास जो है एडवांस में आ गई है, और अब जो है गुफा के लिए हम कब तक जो है एडवांस बुकिंग करेंगे, संभव नहीं है। लेकिन जब बुकिंग ही नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। देवभूमि में पर्यटन को राज्य की रीढ़ कहा जाता है और अभी तक कम श्रद्धालु आने से GMVN को इस सीजन में अब तक 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन मोदी गुफा को लेकर अलग अलग बातें सामने आने के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट की गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और भगवान राम की आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी की बेल याचिका नैनीताल जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। हल्द्वानी में बनभूलपुरा के शहजाद खान नाम के शख्स ने भगवान राम और प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट की थी। कोर्ट में दी गई शिकायत में कहा गया कि इससे उन्माद फैल सकता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया और अब आरोपी की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।